आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आखिरकार आज जाहिर कर दिया गया 10वीं बोर्ड का नतीजा। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा रहा 92%। इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। म्यूनसिपल स्कूलों का रिजल्ट भी 86.88%। म्यूनसिपल अमले ने हटा दिए रोशन गेट को कमजोर करने वाले पेड़ पौधे और की अहाते में सफाई। MCN न्यूज़ का असर, तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम को आगे आने की ज़रूरत। जिला परिषद तामीरात आम्मा कमेटी के चेयरमैन किशोर बलांडे भी कोरोना पॉजिटिव। सिटी केयर हॉस्पिटल में किए गए दाखिल। किशोर बलांडे ने की राब्ते में रहे अफराद से टेस्ट करवाने की अपील। और बुलेट गाड़ी के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करके सोती आलूदगी फैलाने वालों पर कसने लगा शिकंजा। इंदूर फटका नामी आवाज साइलेंसर में लगाने वालों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। खबरें तफसील से। आखिरकार आज SSC बोर्ड का नतीजा जाहिर कर दिया गया। रियासत का रिजल्ट 95.3% रहा तो औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 92% रहा। मार्च महीने में मुनक़दा 10वीं बोर्ड इम्तिहान का नतीजा उमूमन जून के पहले हफ्ते में जाहिर कर दिया जाता है, मगर इस साल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब 10वीं जमात का आखिरी पर्चा मनसूख कर दिया गया था और जवाबी पर्चों की जांच में भी ताख़ीर हुई। मगर हुकूमत ने जोग्राफिया मज़मून में तलबा की कारकर्दगी की मुनासिबत से नंबरात देने का फ़ैसला किया था और आखिरकार आज 10वीं बोर्ड इम्तिहान का नतीजा ऑनलाइन ज़ाहिर कर दिया गया। पूरी रियासत में इस साल तकरीबन 17 लाख तलबा इस इम्तिहान में शरीक हुए थे और रियासत का जुमला नतीजा 95.3% रहा, जबकि कोकन डिवीज़न सरफहरिस्त रहा और यहाँ का रिज़ल्ट 98.77% रहा। औरंगाबाद डिवीज़न का रिज़ल्ट सबसे कम यानी 92% रहा। हमेशा ही की तरह इस मरतबा भी लड़कियों ने बाजी मार ली। 96.91% लड़कियाँ कामयाब हो गईं, जबकि लड़कों का रिज़ल्ट 93.90% रहा। 30 जुलाई जुमेरात से मार्क्स वेरिफिकेशन और जवाबी पर्चों की ज़ेरॉक्स हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 30 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल नतीजा बेहतर रहा। 10वीं बोर्ड इम्तिहान में म्यूनसिपल स्कूल्स के 720 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 620 तलबा कामयाब हो गए और म्यूनसिपल स्कूल्स का रिज़ल्ट 86.88% रहा। वाज़ेह रहे कि साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर हर्षदीप कामड़े की काविशों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 16 स्कूल्स में 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म किया गया है। डॉक्टर हर्षदीप कामड़े ने तलबा में तालीम से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ स्कीमात शुरू की थीं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए थे और म्यूनसिपल स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा भी वसाइल की कमी के बावजूद खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के शाना बशाना चलने लगे। डॉक्टर हर्षदीप कामड़े के बाद साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने तलबा में तालीम का शौक़ बढ़ाने के लिए उनके दरमियान तहरीरी मुकाबले मुनक़िद करवाए थे और अव्वल मकाम पाने वाले 10 तलबा को दिल्ली की सैर करवाई थी। इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में 16 म्यूनसिपल स्कूल्स के 720 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 625 तलबा कामयाब हो गए और म्यूनसिपल स्कूल्स का रिज़ल्ट 86.88% रहा। सिडको N7 में वाक़ई म्यूनसिपल स्कूल की तालिबा दीपाली अरुण गौली ने 93.20% नंबरात हासिल करके म्यूनसिपल स्कूलों में टॉप किया है। अहम बात तो यह है कि रूपाली के वालिद मट्टी काम करते हैं, मगर इस होनहार तालिबा ने गरीबी को मात देकर नुमाया कामयाबी हासिल की, जिस पर उसके वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया है। मौजूदा म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे रुजू होने के बाद से कोरोना वायरस नामी बीमारी को मात देने में उलझे हुए हैं और उन्हें दीगर कामों पर तवज्जो देने के लिए फ़ुर्सत नहीं मिल पाई। अब जबकि ये मर्ज़ काबू में आने लगा है तो देखना यह है कि म्यूनसिपल स्कूल्स का मेयार तालीम बुलंद करने और यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को मुख्तलिफ़ सहूलतें फ़राहम करवाने के लिए वो क्या कदम उठाते हैं।
मी एवढा तिला वेळ देऊ नाही शकते सर कामामुळे. तिच्या शाळेचीच पूर्ण मेहनत आहे, सर्व गुरुजनांचीच मेहनत आहे आणि ती स्वतः तिने करून दाखवलं आहे सर. आज त्याचं जे यश मिळालं त्याच्यापासून तुम्ही आनंदी आहे का? हो, खूप आनंद आहे. आता तिच्याकडनं काय अपेक्षा आहे तुम्हाला आणखीन? तिच्याकडं ती अशीच पुढं शिकत राहा, असेच मार्क घ्यावा आमचं मान. नाही, मुलींना सुद्धा म्हणजे चांगलं शिक्षण देण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार आहे? प्रयत्न सर, तिला तिच्याच पाठीमागे ती ज्या क्षेत्रामध्ये जाईल तिच्या पाठीमागे आम्ही उभे. माझ्या यशाबद्दल तर सर्वात पहिले मी माझ्या यशाचे श्रेय देईन की माझ्या शाळेला, शाळेच्या मुख्याध्यापका मॅडमला आणि माझ्या पूर्ण शिक्षक वर्गाला आणि माझ्या आईवडिलांना सुद्धा, कारण या सर्वांनी माझ्या यशामागे यांच्या सर्वांचं खूप मोठं योगदान होतं. त्यांनी माझ्यावर खूप मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे मी आज हे श्रेय प्राप्त करू शकले. तुला भविष्यात म्हणजे तुला काय बनायचं, तुझे याचं एम काय तुझे? मला एक अधिकारी व्हायचं आहे, कलेक्टर व्हायचं आहे. का 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 वाटतं कलेक्टर का वाटतं तुला? कलेक्टर का वाटतं याचं खूप मोठे कारण आहे, कारण की एक गरीबच समजू शकतो की दुसऱ्यांच्या समस्या काय आहे आणि कलेक्टर होणं एक खूप अभिमानाची देखील गोष्ट आहे. त्यामुळे मग मला कलेक्टर व्हायला खूप आवडतं. प्रथम तर मला हे सांगायचं की या शाळेचे एक वैशिष्ट्य आहे की सर्व मुलं येणारे जे आहेत हे मोलमजुरी करणारे पालकांची मुलं आहेत आणि अतिशय मेहनती मुलं आहेत. या पाठीमागे, या मुलांच्या मेहनतीमागे सर्व शिक्षकांचं श्रेय आहे. या ठिकाणी जे शिक्षक आहेत हे तन मन धन हे सगळं अर्पण करून या मुलांना शिकवतात. म्हणजे एक प्रकारे पालकत्व त्यांनी स्वीकारलेलं आहे, कारण येणारे जे मुलं आहेत हे मोलमजुरी करणारे जे मुलं आहेत आणि त्यामुळे सर्वस्व हे फक्त शिक्षकच आहेत आणि हे सर्व दिशाची यशामागे एवढंच म्हणेल की शिक्षक वृंद आणि शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांनी जे प्रयत्न केले त्याला आज फळ भेटलं आहे. आणि तिच्या आईनं जे प्रयत्न केले, कारण कंटिन्यू जे मी बाहेरगाव राहतो तर तिला कोणीही पाठीमागं हे करायला नाही, पण तिची आई आणि शिक्षक हे सदैव तिच्या पाठीमागं राहतात. आणि आज जे यश भेटलं आहे तर हे सर्वांचं यश आहे. हे जेवढे शिक्षक आणि जेवढे उभे आहेत मुख्याध्यापक शिक्षक, हे सगळं प्रयत्न त्यांच्यामुळं आज हे यश भेटलेलं आहे. तुम्ही काय व्यवसाय करताय? मी मजुरी काम करतो, माती काम करतो. तुम्हाला काय असं वाटलं की मुलीला तसं एक चांगलं शिक्षण द्यावं? कारण माझं जे वडील लहानपणी वारलेले आहेत, मला वाटतं की माझ्या लेकरांनी मी जे केलं ते करू नये आणि माझ्या लेकरांना भविष्यात काहीतरी अधिकारी हो काय करू, त्याच्यामुळं आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपलं नाव? अरुण जयदेव इंगळे. तारीखी रोशन दरवाजे के पत्थरों में पेड़ पौधे उगाए थे जो इस दरवाजे की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे थे। इस ताल्लुक़ से हमने गुज़िश्ता दिनों MCN पर ख़बर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्युनिसिपल अमला हरकत में आ गया। गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल मुलाजमीन ने दरवाजे के पत्थरों में उगाए पेड़ पौधे तोड़ डाले। इसी तरह दरवाजे के अतराफ भी साफ़ सफाई की। नाजरीन, हमारा शहर फसील बंद दरवाज़ों के शहर के नाम से मशहूर है। किसी ज़माने में यहाँ 52 दरवाज़े और 52 खिड़कियाँ हुआ करती थीं, मगर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब फसील और शहर के बेशतर दरवाज़े टूट फूट गए हैं, जिनका नामो निशान भी अब बाकी नहीं बचा। सिर्फ 13 तारीख़ी दरवाज़े शहर में बाकी बचे हैं, जिनमें रोशन गेट भी शामिल है। मगर इस दरवाज़े में भी पेड़ पौधे उगाए थे जो पत्थरों से बने इस खूबसूरत दरवाज़े की बुनियादें कमज़ोर करने लगे थे। इस ज़िमन में हमने चंद रोज़ पहले MCN पर ख़बर दिखाई, जिसका असर हुआ और गुज़िश्ता रोज़ म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने दरवाज़े में उगाए पेड़ पौधे तोड़ डाले, बल्कि इसके अतराफ़ साफ़ सफाई भी शुरू कर दी। ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के करीबी समझे जाने वाले ज़िला परिषद तामीरात आम्मा कमेटी के चेयरमैन किशोर बलांडे भी कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज की गर्ज से सिटी केयर हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार कोरोना से मुतासिर पाए गए, लिहाजा उनके राब्ते में रहे सियासी कायदीन को भी कोरोना का टेस्ट करवाने का मशवरा उन्होंने दिया था। ज़िला परिषद बांधकाम समिति के चेयरमैन किशोर बलांडे भी ममलिकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के करीबी समझे जाते हैं और अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले किशोर बलांडे उनके साथ मुंबई गए थे। लिहाजा उस वक्त किशोर बलांडे ने कोरोना के लिए अपना टेस्ट करवाया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी और उन्होंने ख़ुद को औरंगाबाद में मौजूद सरकारी क्वार्टर में होम क्वारंटाइन कर लिया था। मगर मंगल की रात अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई,
जिस पर उनका दोबारा से कोरोना के लिए टेस्ट करवाया गया और उनकी रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद उन्हें सिटी केयर हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक किया गया है। किशोर बलांडे ने अपील की है कि जो लोग उनके राब्ते में रहे हैं वो भी कोरोना के लिए अपना टेस्ट करवा लें। 1 अगस्त को बंदगान तौहीद ईद उल अज़हा मनाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील करेंगे। ईद उल अज़हा और सुन्नत इब्राहिमी क्या है, इसी तरह ज़िलहज्जा के पहले अशरे की अहमियत क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन से। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िलहिज्जा का महीना जारी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वलयालिन अश्र 10 रातों की कसम खाई है। ये ज़िलहिज्जा का पहला अशरा काबिल एहतराम इसलिए भी है, दूसरे अशहुर हज भी चल रहे हैं और तीसरे अशहुर हुरुम भी चल रहे हैं, इसलिए इन अय्याम की हम कदर करें। इनमें दीगर औराद व वज़ाइफ के अलावा हम तकबीर तशरीक़ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा अहम मरहला हमारे सामने है कि 1 अगस्त को ईद उल अज़हा है। 1 अगस्त 10 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा यानी जुमा के दिन अरफे का दिन है। और अरफे के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके एक पिछले और एक आइंदा 2 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसलिए हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम जुमा के दिन एक रोज़ा रखें, अरफे का रोज़ा। ये जो बात हमारे उर्फ़ में राइज है कि जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, वो उस वक्त है जब सिर्फ़ और सिर्फ जुमा के दिन आदमी आम दिनों में रोज़ा रखे और उसमें कोई ख़ास बात समझे। लेकिन ये जो मौका है, यहाँ पर जुमे के दिन हम अरफे की वजह से रोज़ा रख रहे हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। एक रोज़ा जुमा के दिन हम अरफे का रखें, ये बहुत बड़े सवाब की बात है। तीसरी अहम बात हमारे सामने ये है कि तकबीर तशरीक़ हमें अय्याम तशरीक़ में पढ़नी है, यानी 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से 13 ज़िलहिज्जा के असर तक, जुमा, सनीचर, इतवार, पीर और मंगल के असर तक। जुमा की फ़ज्र से मंगल के असर तक 23 नमाज़ों में 23 नमाज़ों के बाद में हमें तकबीर तशरीक़ पढ़नी है। तकबीर तशरीक़ किन पर पढ़ना वाजिब है? हर बालिग़ मर्द औरत, चाहे वो मुकीम हो या मुसाफिर हो, चाहे वो बाजमात नमाज अदा करे या इनफिरादी नमाज उन्होंने अदा की हो, नमाज ख़त्म होते ही एक मरतबा मर्द बआवाज़ बुलंद और औरतें आहिस्ता तकबीर तशरीक़ पढ़ेंगे और ये पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद में चौथी बात, ईद उल अज़हा के जो आदाब है वो हमारे जहन में रहने चाहिए कि ईद के दिन हम ईद की नमाज की तैयारी में लग जाए। ईद उल अज़हा की नमाज जल्दी पढ़ना बेहतर है, चुनांचे हम इसके लिए पहले मिसवाक करें, वज़ू नमाज वाला वज़ू करें, गुस्ल करें और हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं हम वो कपड़े पहनें। और ईद की नमाज से पहले कुछ न खाना ये बेहतर है। ईद की नमाज के बाद अल्लाह की जानिब से आज जो हमारी मेहमान नवाजी की गई है कुर्बानी के जानवर से, हम उससे खाएं। ईद उल अज़हा चूँकि इस वक्त लॉकडाउन में आई है, इसलिए इससे मुताल्लिक़ 5वीं बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ईद उल अज़हा हम अपने घरों में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 बुनियादी बातें हमारे जहन में रहें। पहली बात, शहर या ऐसी बड़ी आबादियाँ जहाँ जुमा अदा किया जाता हो,
وہاں عید کی نماز ادا کرنا گھروں میں بھی درست ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ امام صاحب کے علاوہ تین بالغ مرد پیچھے ہوں، اور ان کے علاوہ جتنی گھر کی مستورات ہیں ہم ان کو بھی عید میں شامل کر لیں۔ مرد آگے کھڑے رہیں اور ان کے پیچھے بچے کھڑے رہیں، پھر عورتیں کھڑی رہیں۔ اگر کوئی ان میں اجنبی ہو تو پھر دوسرے متصل حجرے میں بھی ہم عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز جس طرح جب گھروں میں ہو رہی ہے تو مرد حضرات عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھیں گی۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہوگا، عید کی نماز ادا کی جائے گی، جو اس کا طریقہ ہے کہ نیت کی جائے گی میں عید کی واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے، اور اس کے بعد میں عید کا طریقہ مشہور و معروف ہے۔ صرف اس میں یہ زائد تکبیریں، جو زائد تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں اور بعد والی رکعت میں قرات کے بعد میں، عید کی نماز کے بعد میں خطبہ ہوگا۔ اس کے بعد میں اور چند اس وقت میں اہم باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ذبح کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان اللہ کے لیے دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، تو حق تو یہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اس کے لیے بدل بنا دیا، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فرمایا کہ اس کا گوشت ہمارے لیے بطور مہمان نوازی کے عطا فرما دیا۔ لہٰذا قربانی کے گوشت میں ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ کار بتلایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب اور افضل ہے۔ ایک حصہ ہم اپنے گھر کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں کے لیے رکھیں۔ خصوصاً ہمارے برادران وطن نان مسلم بھائی جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ نان مسلم بھائیوں کو بھی ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ایک اہم ترین ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت عید کے موقع پر ملک میں امن و آشتی، پیار و محبت، آپسی یکجہتی کا پورا خیال رکھیں۔ خاص طور پر جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتلائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، ہم ان کا بھی پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ضروری باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں عید کی نماز اور عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ عید کے دن ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان اپنے بھائیوں کو عید کی مبارکبادی، عید کی خوشیاں، عید کی دعائیں، اللہ رب العزت سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عید کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس وقت ناموافق حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر حالات سے تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لاک ڈاؤن کے دوران مسلسل 3 مہینوں تک ضرورت مند اور غریب افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کرنے پر ممبئی کے معصوم فاؤنڈیشن کی جانب سے گلوبل فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں مومنٹو اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس ضمن میں ایک سادہ سی تقریب گلوبل فاؤنڈیشن کے دفتر میں رکھی گئی، جس میں ایمس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ویریندر جیسوال، پی ٹی آئی نیوز کے نمائندے ڈاکٹر شاہد شیخ، روزنامہ ایشیا ایکسپریس کے ڈائریکٹر سلیم صدیقی، عبدالحکیم اور سید سکندر علی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر معصوم فاؤنڈیشن کے ریاستی صدر عرفان ٹھاکر نے گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کی بے لوث سماجی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے
फाउंडेशन के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की। क्यों नहीं आऊँगा, उन्होंने बताया कि काम ये है, क्योंकि इसके पहले भी उनके कुछ समाचार पत्र के अंदर कुछ न्यूज़ आते तब मुझे पता था कि ये काम क्या कर रहे हैं। और अब बिलीव करो, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं बताता हूँ कि ऊपर वाला हर आदमी को इतने बड़े काम के लिए नहीं चुनता, और जिनको चुनता है उसमें से 3 बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके इस प्रोग्राम में यहाँ बैठी है। जनाब यूसुफ मुकाती साहब, मसीहुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये छोटी बात नहीं है। अभी वो दौर चल रहा है जहाँ पर सब अपनी दाल पर घी खींचने के पीछे पड़े हैं, और ऐसे वक्त में कोविड की फिक्र ना करते हुए लॉकडाउन में पुलिस वालों से झड़प होते हुए भी जाकर लोगों तक खाना पहुँचाना, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर वाला ये बोलता कि जब तू मेरे बंदों की मदद करता है उस वक्त मैं तेरी मदद करता हूँ जो तुझे समझ में भी नहीं आता। अभी मसीहुद्दीन सिद्दीकी बता रहे थे कि जब यहाँ पर ये लोग तशरीफ़ लाए, नए ऑफिस में जब शिफ्ट हुए, उस समय ये हालत थे कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हुई थी, क्योंकि सब खर्च कर मान सम्मान दिया। क्या होता है, मान सम्मान दिया तो एक अलग ही खुशी होती है, भाई अपने को अपने काम का थोड़ा सिला मिटरा कर दिया। देखिए पैसे तो सब कमाते, ठीक है, साथ में जिगर होना बहुत ज़रूरी है। आज अपने शहर के अंदर पैसे वाले बहुत है, मैं देखता ना, मगर जिगर नहीं है किसके पास। हमने पैसे कमा, हमको 7-8 लाख भाड़ा आता, हम 3-4 लाख भाड़ा देते, इसमें खर्चा कर दिया। हमने आज तक 6 साल 7 साल हो गए हमने आज तक कभी 1 रुपये भी किससे एज अ चंदा, एज अ डोनेशन होकर लिए जितना भी पैसा हम हमारे पॉकेट से लगाते, और उसकी खुशी जो है, तुम कितने भी कमा लो वो खुशी नहीं मिलेगी तुमको जो ये काम की खुशी मिलेगी। अभी नया प्रोजेक्ट काड़े कर लिए हम लोगों ने। काड़े का हमने पहले तो काड़ा मिल रहा नहीं था, अब देखो काम अल्लाह को कराना है तो अल्लाह कैसा करा था। हमारे एक भाई है, उनके भाई का काम मालिकों में चाहिए, वो मंसूरों को होलसेल में सप्लाई करते, उसमें 2-3 आइटम मिल रहे नहीं थे, वो बेचारे 3 दिन अपने वास्ते बम्बई जाके बैठे और उन्हें पूरा आइटम मंगा के हमको सप्लाई कर। सलमान शेख, अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश, नहीं सलमान इससे मुजीब शेख, सैयद जाहिद साहब, जाहिद भाई, मिस्टर इमरान, जनाब यूसुफ मुकाती साहब से दरख्वास्त करता हूँ। एक मिनट राइट, थैंक यू। जनाब यूसुफ मुकाती साहब को भी इस्तकबाल करना है। शहर में कोरोना का जायज़ा लेने के लिए आई मरकज़ी टीम के मशवरे के मुताबिक अगस्त के दूसरे हफ्ते में सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने दी है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के ताल्लुक़ से एंटीबॉडीज़ टेस्ट के लिए सीरो सर्वे शुरू करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल की गर्ज से मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, FDA के डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, बायोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर ज्योति बजाज, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, WHO के डॉक्टर सैयद मुजीब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उल्हास गंडाले, MGM की डॉक्टर शोभा साड़वे और दीगर शरीक थे। इस मौके पर यह वाज़ेह किया गया कि वायरस की जद में आने के बाद इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले एंटीबॉडीज़ की जांच घाटी अस्पताल की लेबॉर्ट्री में की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली में यही तरीक़ेकार अपनाया गया था और शहर में कोरोना का जायज़ा लेने के लिए आई मरकज़ी टीम ने भी यही तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा इंतज़ामिया को दिया है। लिहाजा म्यूनसिपल हुदूद, बालूज, बजाज नगर और दीगर देही मकामात पर एंटीबॉडीज़ टेस्ट के लिए सीरो सर्वे अगस्त के दूसरे हफ्ते में शुरू किया जाएगा और रैंडम सैंपलिंग सिस्टम के तहत चुनिंदा शहरियान की जांच की जाएगी।
मज़कूरा सर्वे के लिए दरकार सैंपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद हेल्थ इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर लेबॉर्ट्री को जांच के लिए भिजवाएगा और घाटी दवाखाने की लेबॉर्ट्री में उन पर तहक़ीक़ की जाएगी कि औरंगाबाद ज़िले में कोरोना किस हद तक असरअंदाज हुआ है। आज सुबह ज़िले के 71 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है और फ़िलहाल 3640 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 71 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद औरंगाबाद ज़िले में जुमला मुतासरीन की तादाद 13,440 हो गई है, जिनमें से 9,338 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है। जबकि आज सुबह तक 462 अफराद इस मर्ज़ की ताब न ला सके और लुक़्म अजल बन गए और फ़िलहाल 3,640 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 71 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें एंटीजन टेस्ट के बाद इस मर्ज़ से मुतासरा पाए गए 38 देही मरीज़ों का भी शुमार है। इस तरह से आज देही मकामात के 41 अफराद इस मर्ज़ के लिए पॉजिटिव पाए गए, जबकि म्यूनसिपल हुदूद के 30 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आज सुबह मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक 4 मरीज़ फौत हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता शाम तक 385 मरीज़ डिस्चार्ज किए गए थे, जिनमें 249 शहरी हुदूद के थे तो 136 अफराद का ताल्लुक़ देही मकामात से था और गुज़िश्ता रोज़ जुमला 117 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, जिससे साफ ज़ाहिर है कि इस मर्ज़ में मुब्तला पाए जाने वालों की तादाद से 3 गुना ज़्यादा मरीज़ सेहतियाब होकर डिस्चार्ज होने लगे हैं। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि इस मर्ज़ से हरगिज़ खौफज़दा न हों, अलबत्ता ख़ुद को और अपने अफराद ख़ानदान को कोरोना से महफूज रखने के लिए मोहतात ज़िंदगी गुजारें। 30 जुलाई को मुंबई में बुलाई गई मीटिंग में जाने से पहले मराठा क्रांति मोर्चा के ज़िम्मेदारान ने क्रांति चौक पर वाक़े छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया और मुंबई के लिए रवाना हुए। नाज़रीन, 2 साल क़ब्ल मराठा रिज़र्वेशन तहरीक ने खूब ज़ोर पकड़ा था और जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी था। मराठा समाज को रिज़र्वेशन के मतालबे पर शिवाजी तुकाराम काटे नामी नौजवान ने अपनी जान दे दी थी, जिस पर मराठा समाज में गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी और उस वक्त की रियासती हुकूमत ने महलूक के उर्सा को 10 लाख रुपये माली इमदाद CM फंड से देने का ऐलान किया था, मगर 2 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक ये मदद नहीं दी गई, जिस पर एक मरतबा फिर मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से तहरीक शुरू करने का इंतबा हुकूमत को दिया गया। लिहाजा रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने मदाखलत करते हुए उन लोगों को बातचीत के लिए 30 जुलाई को मुंबई आने की दावत दी है और मराठा क्रांति मोर्चा के ज़िम्मेदारान सफ़र शुरू करने से पहले आज क्रांति चौक पहुँचे, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर रमेश केरे पाटिल, रविंद्र काड़े पाटिल, ज्ञानेश्वर गायकवाड़, भरत कदम, गोडसे पाटिल, राहुल पाटिल, कैलाश वायाड़, ज्ञानेश्वर ढगे और पांडुरंग सोने भी मौजूद थे। जय शिवराय। 23 जुलै रोजी काकासाहेब शिंदे यांच्या स्मृती स्थळावरती आंदोलन आम्ही सुरुवात केली होती। ते आंदोलन होऊ नये म्हणून सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी एक लेटर पाठवलं की तुम्ही आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेसाठी तुम्हाला 30 तारखेला बोलवण्यात येते। तर 30 तारखेला आम्हाला आता 30 तारीख उद्या आहे, आम्ही आज जाणार आहेत, पण एकनाथ शिंदे साहेबाला आणि सरकारला 42 कुटुंबाच्या वतीनं विनंती करतो की आता आम्हाला पुढची तारीख देऊ नका। 2 वर्ष झालेत या गोष्टीकडे कुणी लक्ष दिलं नाही। तुम्ही लेखी आश्वासनं दिलेत, ते लेखी आश्वासनं मागच्या सरकारने पूर्ण केले नाहीत। त्यावेळेसही हे सरकारमधील लोक सत्तेमध्ये सहभागी होते, त्यावेळेस त्यांनी मुद्दा उचलला नाही आणि आज यांचे स्वतंत्रपणे सत्ता आलेली आहे, सत्तेवर आहेत। तर माननीय मुख्यमंत्र्यांना सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आमचा विचार करावा, नाहीतर तुम्ही जर नाही केलं 9 ऑगस्टपर्यंत तर महाराष्ट्रात मोठा उद्रेक होईल आणि या उद्रेकास जबाबदार फक्त शासन जबाबदार राहील। एवढंच सांगतो। नाव सांगा। ज्ञानेश्वर लिवडे। आत्महत्याचं हे 2 वर्ष झाले, आता आज 2 वर्ष झाले। 2 वर्षापासून आम्ही माझं सासू बसवलं, आम्हाला मुंबईला बोलवलं,
आणि उद्धव साहेबांना हे केलं तर तुम्हाला आरक्षण भेटत आणि तुमची ज्या मागण्या त्या पुऱ्या होत्या. आम्हाला काहीच पुऱ्या झाल्या नाही. आम्हाला छोटी मोठी नोकरी पाहिजे, नाही काही ना काही जसं आमचं जे आमचं जगापुरतं हे पाहिजे. कारण का आमचा एकच मुलगा होता, त्याच्या मागं 6 कुटुंब 6 जण जसं जेवण खाणार ते आमची सावलीच मोडून गेली. आता आमच्यावर ऊन पडलं असं वय. आता आम्ही कसं करायचं? संतोष आत्माराम मानकर. सरकारने तुम्हाला काय मदत केली? मदत काहीच केली नाही आम्ही. आता काय मागणी तुमची? आमची मागणी आहे की आम्हाला छोटी मोठी नोकरी पाहिजेत आमच्या सुनबाईला, नाही मग काही ना काही तसं आम्हाला मदत करा पैसे आले. कारण काय ते आमची खाण्याची व्यवस्था नाही आता सध्या. 6 जण त्याच्या माथं जगणारे होते मागं. कुठलं गाव तुमचं? न्यायचं नाव सांगा. संतोष आत्माराम मानकर. तुमचं नाव? मालका आत्माराम मानकर. कायगाव या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा असेल, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा असेल, याच्या माध्यमातून आमच्या 42 बांधवांना, ज्या 42 बांधवांनी समाजासाठी बलिदान दिलं होतं, कायगाव या ठिकाणी आम्ही त्यांच्यासाठी आंदोलन केलं होतं. आणि त्या ठिकाणी आंदोलन करत असताना सन्माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी या 42 कुटुंबातील काही सदस्यांना आणि काही समन्वयकांना चर्चेचं आमंत्रण या ठिकाणी दिलं होतं. पण अद्यापपर्यंत त्यांचं काही पत्र आम्हाला या ठिकाणी मिळालेलं नाही आहे. तरी पण त्या कुटुंबापैकी या ठिकाणी 7 ते 8 कुटुंबातले सदस्य आज या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आम्ही लवकरच थोड्या वेळामध्ये मुंबई या ठिकाणी रवाना होणार आहोत. ज्या 42 कुटुंबाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन आमचं आता पाठीमागं आम्ही घेणार नाही. उद्या जी चर्चा होते की आम्हाला त्या ठिकाणी निमंत्रित बैठक होती का नाही होती ते पण अजून आम्हाला माहिती नाही. पण तरीसुद्धा आम्ही या ठिकाणून मुंबई या ठिकाणी या कुटुंबाला घेऊन आता रवाना होत आहोत. आणि जर उद्या सकारात्मक चर्चा जर झाली तर ठीक आहे. मी सांगितलंच होतं की नाही सुद्धा लवकरात लवकर गनिमी-कामानं आमच्या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. या सरकारला पण कळणार नाही कोणत्या ठिकाणी कधी आणि केव्हा आंदोलन सुरू होईल. आपलं नाव आणि पक्ष? रमेश केरे पाटील, मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चा मुख्य समन्वय. गेल्या सरकार स्थापन झाल्यापासून जवळ 6 महिन्यामध्ये आतापर्यंत 6-7 वेळेस आम्ही उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील किंवा मंत्रिमंडळ समितीचे इतर सदस्य असतील यांच्या वारंवार भेटी घेऊन आम्ही निवेदनं केली. 42 कुटुंबियाच्या बांधवांना न्याय द्या, एक मोठं स्मारक त्या ठिकाणी कायगाव टोका या ठिकाणी एक मोठं स्मारक तयार करा आणि ह्या सगळ्या 42 बांधवांना हुतात्मा घोषित करा. हे वारंवार सांगूनही सरकार वेळ काढून धोरण अवलंबित आहे. सरकार आम्हाला न्याय द्यायला तयार नाही आहे. फक्त आता मतदानाच्या वेळेसच मराठा समाजाची आठवण या सरकारला येते, म्हणून या सरकारचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. उद्या जर राज्य सरकारने या सगळ्या गोष्टीवर जर तोडगा काढला नाही, मराठा समाजाच्या मागण्या असतील किंवा 42 कुटुंबियांना जर सरकार न्याय द्यायची भूमिकेत येणार नसेल तर निश्चितच या महाराष्ट्रामध्ये यापुढे वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आज आम्ही या ठिकाणून या सगळ्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आम्ही सोबत घेऊन मुंबईला रवाना होणार आहोत आणि मुंबईला जाऊन तिथं जाऊन समितीचे सदस्य, मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य जे असतील त्यांना आम्ही तिथं जाऊन तीव्र शब्दात आम्ही आमच्या पद्धतीनं जा विचारणार आहोत. जय शिवराय. रवींद्र काळेपटे. बुलेट गाड़ी के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करके सौती आलूदगी में इजाफा करने वाले व्हीकल मालिकान के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ब्रांच ने खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत आज शहर में जगह जगह नाकाबंदी की गई और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया गया। वाज़ेह है कि आजकल नौजवानों में बुलेट गाड़ी का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। इस गाड़ी की बनावट, उसकी फायरिंग और सड़क पर उसकी पकड़ के सबब लोग उसे पसंद करने लगे हैं, मगर कुछ नौजवान इसके साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करके उसकी फायरिंग बढ़ा देते हैं और बीच बीच में वो ज़ोरदार पटाखा फूटने की आवाज़ करती है, जिसे इंदूर फटका कहा जाता है। मगर साइलेंसर में इस तब्दीली के सबब सोती आलूदगी में इजाफा हो जाता है और राहगीर भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। कंपनी के बनाए गए साइलेंसर में किसी भी किस्म की तब्दीली गैर कानूनी है, लिहाजा आवाम की शिकायत पर बुलेट के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्हीकल मालिकान के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ब्रांच ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। आज शहर में जगह जगह नाकाबंदी करके इंदूर फटका वाली बुलेट गाड़ियों के राइडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख ने इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात फराहम करते हुए बताया कि ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। ज्याही मोटरसायकल खास करून बुलेट
ज्यांनी सायलेन्सर बदललेले आहेत, म्हणजे जे ओरिजिनल सायलेन्सर काढून त्यांनी डुप्लिकेट सायलेन्सर लावलेले आहेत, त्यांचा डुप्लिकेट सायलेन्सरचा प्रचंड हा आवाज होतो, त्याच्यामुळे नॉईज पॉल्युशन होतं. आता हे CP गेट, कलेक्टर ऑफिस, त्याच्यानंतर कोर्ट, हे सगळे शांतता क्षेत्र आहेत. अशा शांतता क्षेत्रामधून देखील हे फायरिंग डुप्लिकेट सायलेन्सर लावून ते जोरात फायरिंग करत हे इथून जातात. हे माननीय वरिष्ठांच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आता आजपासून आम्ही ही मोहीम सुरू केलेली. ही मोहीम फक्त CP गेट इथे नाही, तर पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये मुकुंदवाडीला चालू आहे, वाळूजला चालू आहे, हे सर्व ठिकाणी चालू आहे आणि ही मोहीम सतत सुरू राहणार आहे. माझी औरंगाबाद नागरिकांना नम्र विनंती आहे की आपण हे असं सायलेन्सर आपले जर गाडीला आपण मॉडिफाईड सायलेन्सर बसवलेलं असेल तर कृपा करून ते काढावे व आपले जे ओरिजिनल सायलेन्सर आहे तेच बसवावे. अन्यथा आपली गाडी पकडल्यावर आम्ही काही ऐकून घेणार नाही. आपल्याला पूर्णपणे 198 अंतर्गत फाईन करण्यात येईल व आपली गाडी 7 दिवस छावणी वाहतूक शाखा या ठिकाणी लावण्यात येईल. हे जे बुलेट आहेत, खास करून ज्या बुलेट आहेत, त्यांना जे ओरिजिनल सायलेन्सर येतात त्याच्याऐवजी हे बुलेटवाले जास्त आवाज येण्यासाठी मॉडिफाईड सायलेन्सर लावतात. ह्या सायलेन्सरमुळे एवढा जास्त आवाज होतो, इरिटेट होतो माणूस, बाजूचा जो चालणारा माणूस असतो किंवा बाजूच्या मोटरसायकल चालवणारा असतो तो इरिटेट होऊन जातो व ध्वनी प्रदूषणाचा देखील हा फार मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे साहेबांच्या आदेशाने आम्ही आजपासून ही कारवाई सुरू केलेली आहे. ज्याही बुलेट किंवा ज्या इतरही गाड्या ज्यांचे सायलेन्सर बदललेले आहेत, मॉडिफाईड सायलेन्सर टाकलेले आहेत, त्या गाड्या आम्ही आता पकडतोय, सायलेन्सर त्याला बदलायला लावतोय आणि त्याच्याकडून 1000 रुपये फाईन, MVA ॲक्ट 198 प्रमाणे 1000 रुपये फाईन वसूल करतोय आणि मगच ती गाडी सोडतोय. आणि ही मोहीम आता नुसतीच CP गेटला नाही, तर ही मोहीम आता कॅनॉटला चालू आहे, वाळूजला चालू आहे, ही पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये ही मोहीम चालू आहे आणि ही मोहीम आता चालूच राहणार आहे. माझी सर्व नागरिकांना, औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी कृपा करून हे जे सायलेन्सर असतील, यांनी जे मॉडिफाईड सायलेन्सर वगैरे लावलेले आहेत ते सायलेन्सर त्यांनी बदलून टाकावे व ओरिजिनल सायलेन्सर लावूनच गाडी चालवावी. ओरिजिनल सायलेन्सर लावून जी गाडी चालते तिचा आवाज अजिबात होत नाही आणि मॉडिफाईड सायलेन्सरचा आवाज हा सगळ्यांना त्रासदायक आहे. CP ऑफिस शांतता झोन आहे, कलेक्टर ऑफिस शांतता झोन आहे, त्याच्यानंतर आपलं बाबा पंपापाशी जे कोर्ट आहे ते सायलेन्स झोन आहे, ह्या सगळ्या घाटी हॉस्पिटल सायलेन्स झोन आहे, या सगळ्या सायलेन्स झोनच्या समोरून हे जोरात ॲक्सिलेटर जोरात करून गाड्या घेऊन जातात आणि त्याच्या आवाजामुळे पेशंटला, वरिष्ठ जे बसलेले आहेत, कोर्टाचे मॅजिस्ट्रेट असतात, ह्या सर्वांना ह्याचा अतिशय त्रास होतो आहे. त्यामुळे ही मोहीम सुरू झालेली आहे आणि ही मोहीम आता कंटिन्यूस चालू रहना है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार आज जाहिर कर दिया गया 10वीं बोर्ड का नतीजा। औरंगाबाद डिवीजन का नतीजा रहा 92%। इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। म्यूनिसिपल स्कूलों का रिजल्ट भी 86.88%। म्यूनिसिपल अमले ने हटा दिए रोशन गेट को कमजोर करने वाले पेड़ पौधे और की अहाते में सफाई। MCN न्यूज का असर। तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम को आगे आने की जरूरत। जिला परिषद तामीरात आम्मा कमेटी के चेयरमैन किशोर बलांडे भी कोरोना पॉजिटिव। सिटी केयर हॉस्पिटल में किए गए दाखिल। किशोर बलांडे ने की राब्ते में रहे अफराद से टेस्ट करवाने की अपील। और बुलेट गाड़ी के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करके सोती आलूदगी फैलाने वालों पर कसने लगा शिकंजा। इंदुर फटका नामी आवाज साइलेंसर में लगाने वालों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।